So in the present lecture, we will see the variation of the pressure in liquid which has some horizontal acceleration. Okay. So write the heading. ठीक है. Pressure variation in horizontally accelerated liquid. See, हम लोगों ने देखा था कि स्टैटिक लिक्विड में डेप्थ के साथ प्रेशर चेंज होता था, याद है? तो वी हैव सीन कि अगर कोई भी स्टैटिक लिक्विड है रुका हुआ, तो यहां पे हमने देखा था कि अगर आप एक स्लाइस लेते हो, याद है, तो नीचे प्रेशर P है और ऊपर प्रेशर P प्लस dP है और इसकी विड्थ dy है और इसकी हाइट यहां से y है, तो dP होता था माइनस रो जी dy, रिमेंबर? तो हमने देखा था कि अगर आपका लिक्विड रुका भी हुआ है तो वर्टिकली प्रेशर वेरी करता है, नीचे जाने पे प्रेशर बढ़ता है. तो हमने देखा था लोअर प्रेशर इज द अपर प्रेशर प्लस रो जी वाई, करेक्ट? ये किसके लिए था? ये स्टैटिक लिक्विड के लिए था. अब मान लो आपका लिक्विड में कुछ हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है, ठीक? कुछ हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है, ठीक? तो हम कोई एक लिक्विड का कंटेनर ले लेते हैं, बना लेते हैं, और से ये कंटेनर राइट साइड एक्सेलरेट कर रहा है ए से, करेक्ट? अब देखो, आप प्रेशर डिफरेंस निकालने के लिए अप्रोच वही लगाओगे. आप एक छोटी सी स्लाइस ले लो. तो मान लो यहां पे हम एक एलिमेंट लेते हैं लिक्विड का, ये, ठीक है? ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा एक लिक्विड एलिमेंट हो गया, ठीक है? दिस इज अ लिक्विड एलिमेंट. और इसकी राइट साइड से मैं जो डिस्टेंस है वो x ले लेता हूं और इसकी थिकनेस में ले लेता हूं dx, करेक्ट? अब देखो, मैं x के डायरेक्शन में राइट साइड जा रहा हूं. जैसे याद है वर्टिकली हम गए थे y के डायरेक्शन में, तो मैं x के डायरेक्शन में राइट साइड जा रहा हूं. तो मैं जब आगे बढ़ा तो मैं मान लेता हूं प्रेशर dp से बढ़ गया, तो यहां प्रेशर मैंने ले लिया p प्लस dp, और इस वाले एंड पे, लेफ्ट एंड पे, मैंने प्रेशर ले लिया p, करेक्ट? जैसे हमने वर्टिकल वेरिएशन में किया था. अब अगर आपका dp पॉजिटिव आता है तो ऑफ कोर्स आपका राइट साइड का प्रेशर ज्यादा होगा. अगर dp नेगेटिव आता है तो आपका राइट साइड का प्रेशर कम होगा, लेफ्ट वाला ज्यादा होगा. और अगर dp जीरो आया तो प्रेशर का कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है? अब देखो, अगर आप हॉरिजॉन्टल फोर्सेस देखिए इस पे, इस स्लाइस पे अगर हम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एफबीडी बना रहे हो, और आपकी चॉइस है कि आप ग्राउंड से एफबीडी बना रहे हो या कंटेनर से बना रहे हो. अगर आप ग्राउंड से एफबीडी बनाओगे तब तो तुम्हें ये स्लाइस एक्सेलरेट करते हुए दिखेगी ना. अगर आप ग्राउंड पे खड़े हुए हो तो आप कहोगे भाई ये जो येलो वाली लिक्विड की स्लाइस है ये राइट साइड एक्सेलरेट कर रही है. और अगर आप कंटेनर पे बना रहे हो तो ये आपको रेस्ट पे दिखेगी. बट हाँ, कंटेनर से अगर आप एफबीडी बनाओगे तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा, तो आपको सीडो फोर्स भी बनानी होगी. तो चलिए मान लीजिए मैं कंटेनर को रेफरेंस फ्रेम ले रहा हूं विच इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है? तो मैं अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या ले रहा हूं? कंटेनर. और मैं अभी केवल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस पे फोकस कर रहा हूं. तो देखो, जो आपका लेफ्ट साइड प्रेशर है P और इसका एरिया मान लेते हैं स्लाइस का से A. तो ये जो लेफ्ट साइड वाला प्रेशर है ये क्या करेगा? ये इस पे राइट साइड फोर्स लगाएगा, कितना? PA. जो राइट साइड प्रेशर है ये किधर लगाएगा फोर्स? ये लेफ्ट साइड लगाएगा P प्लस dPA. और एक इस पे सीडो फोर्स किधर लगेगी? MA से DMA. इसका मास ले लेते हैं, मास ऑफ द फ्लूइड इज T, करेक्ट? अब आप तो कंटेनर से देख रहे हो भाई, तो आपको ये कहां दिखेगा? रेस्ट पे दिखेगा. तो आप कहोगे कि सिंस योर स्लाइस इज एट रेस्ट, तो इस पे जो नेट फोर्स होगी वो क्या होगी? जीरो होगी. तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी PA इज इक्वल टू P प्लस DP मल्टीप्लाइड बाई A प्लस DMA. So I'll get P capital A is equal to P capital A plus DP capital A plus DM small a. अब यहां से आपका PA कैंसिल आउट हो गया. तो से अब मैं DP को सब्जेक्ट बना लूं
तो dp विल बी माइनस dm स्मॉल a बाई कैपिटल ए। अब dm क्या हम लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ स्लाइस का क्या लिख सकते हो, तो ये अगर आपकी स्लाइस है, एरिया ए है, थिकनेस dx है, तो वॉल्यूम विल बी a dx, करेक्ट। तो ये हो जाएगा रो a dx इंटू स्मॉल a बाई a। अब ये देखिए a कैंसिल आउट हो गया, तो आपका dp का आंसर आ गया माइनस रो स्मॉल a dx। ये देखिए, यानी अब ये बता रहा है कि हॉरिजॉन्टली प्रेशर वेरी कर रहा है ना, dp आपका जीरो नहीं आ रहा है। रो क्या है, डेंसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन, और dx क्या है, विड्थ ऑफ द स्लाइस। और देखो dp आ रहा है नेगेटिव, तो dp नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ, dp नेगेटिव आने का मतलब ये हुआ कि आपने याद है राइट साइड, यहां पे अगर आप फिगर देखो तो आपने राइट साइड माना था p प्लस dp, और dp इज नेगेटिव, तो यानी इधर तुम्हारा प्रेशर कम होगा और लेफ्ट साइड प्रेशर ज्यादा होगा ना। तो इसका मतलब पहली चीज तो हमें ये समझ में आ रही है कि एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में प्रेशर डिक्रीज होगा। तो अगर कंटेनर राइट साइड एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, राइट साइड क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, और ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है, तो प्रेशर ऑफ 1 विल बी ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ 2। ठीक, तो पहला पॉइंट ये हो गया कि प्रेशर डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, करेक्ट। ये हम याद रखेंगे एज एफटीपी कि जब भी हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होगी। अब देखो, याद है जब स्टैटिक फ्लूइड था तो वहां हमने पढ़ा था इन स्टैटिक फ्लूइड, यहां पे अब देखिए एक अंतर आ रहा है, अगर ये लिक्विड स्टैटिक होता, याद है, तो वहां याद है आपने क्या पढ़ा था कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर क्या होता था, सेम होता था। याद है हमने स्टैटिक लिक्विड में पढ़ा था कि एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल ऑल द पॉइंट्स आर एट द सेम प्रेशर, बट यहां पे ऐसा नहीं है। देखो, अगर तुम्हारे फ्लूइड में एक्सेलरेशन हो रही है, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेटेड फ्लूइड है या लिक्विड है, तो P1 विल बी ग्रेटर देन P2, करेक्ट। अब दूसरा पॉइंट देखिए, अब अगर हमें प्रेशर डिफरेंस निकालना है ना दो पॉइंट के बीच में, मान लीजिए ये कंटेनर है और ये लिक्विड है और हमारे पास दो पॉइंट है, ठीक है, से 1 और 2, और कंटेनर राइट साइड एक्सेलरेट कर रहा है ए से, तो यहां का प्रेशर हमने मान लिया P1 और यहां का मान लिया P2। तो एक चीज तो ये क्लियर हो गई पहले की पॉइंट से कि हमने देखा प्रेशर एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में कम होता है, तो यहां एक्सेलरेशन राइट साइड है, तो तुम राइट साइड चलोगे तो प्रेशर कम होगा, तो P1 विल बी ग्रेटर देन P2, ठीक है। अब देखिए यहां पे अगर आप एक स्लाइस लिए हो ये, तो इसके अक्रॉस आप गए तो प्रेशर डिफरेंस कितना मिला, dp, और ये कितना है x, यहां से मैं यहां से x रन करा रहा हूं और ये पूरी लेंथ ले लेते l, तो हमें टोटल प्रेशर डिफरेंस चाहिए, ठीक है। मान लो मैं 1 से 2 जा रहा हूं, मैं 1 से 2 जा रहा हूं, एंड लेट द प्रेशर डिफरेंस बी डेल्टा p। तो भाई अभी आपने देखा dp की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस रो a dx, करेक्ट, माइनस लगाना मत भूलना, क्योंकि आपने देखो dp लिया है, आप मान रहे हो कि जब आप एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जा रहे हो तो dp इज द प्रेशर गेन। You are taking the model कि when you are moving in the direction of acceleration, you are taking a model that when we are moving in the direction of acceleration, pressure change is dp, ठीक। और तुमने देखा कि dp क्या आया है, नेगेटिव, तो इससे हमने क्या कंक्लूड किया कि भाई एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में प्रेशर कम हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए यहां नेगेटिव लगाना मत भूलिएगा। तो अब अगर हमें टोटल प्रेशर चेंज चाहिए तो आप इसको इंटीग्रेट कर दो, सो माइनस रो a dx फ्रॉम 1 to 2। अब ये क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1, P2 माइनस P1 फाइनल प्रेशर
माइनस इनिशियल प्रेशर, माइनस बाहर आ गया। अगर फ्लूइड इनकंप्रेसिबल है, लिक्विड इनकंप्रेसिबल है, तो रो भी बाहर आ जाएगा। एक्सेलरेशन हर जगह सेम है पॉइंट पे, तो ए बाहर आ गया, बचा क्या dx फ्रॉम x1 से x2, तो ये आ जाएगा माइनस रो ए x2 माइनस x1, करेक्ट। अब x2 माइनस x1 को आप क्या लिख सकते हो, ये लेंथ, तो देयरफॉर P2 माइनस P1 की वैल्यू क्या गई, माइनस रो ए एल। ये अब देखो P2 माइनस P1 नेगेटिव आ रहा है, जो क्या इंप्लाई कर रहा है कि P2 इज लेस देन P1, और होना भी चाहिए, क्योंकि P2 किधर है, P2 एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में भाई, तो वो कम ही आएगा ना, P1 ज्यादा आएगा, ठीक। तो यहां से देखो हमने एक तो ये फिंगर टिप पॉइंट याद किया कि एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में क्या होता है, प्रेशर कम होता है, ठीक। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट अब हम याद रखेंगे एज अ फिंगर टिप पॉइंट, कि अगर ये लिक्विड कंटेनर है और ये इधर एक्सेलरेट कर रहा है ए से हॉरिजॉन्टली, और ये पॉइंट 1 है और ये 2 है, और इनके बीच का डिस्टेंस L है, तो तुमने देखा P1 विल बी ग्रेटर देन P2, तो अब आप लिख सकते हो बेटा P1 माइनस P2 इज रो ए एल। अब देखो मैंने यहाँ P1 माइनस P2 लिखा है, तो माइनस नहीं लगाया, क्योंकि ये तो हमने डिराइव कर लिया, समझ गए कि डिफरेंस कितना आ रहा है, रो ए एल। और हमें मालूम है बाय दिस कंसेप्ट कि किसका प्रेशर ज्यादा होगा, 1 का, क्योंकि एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में प्रेशर कम होगा। तो आप लिख सकते हो P1 माइनस P2 इज रो ए एल, करेक्ट। तो ये एक हमारा फिंगर टिप पॉइंट हो गया हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेटिंग लिक्विड में, और एक ये हो गया, इसमें तो दोनों ही आ गए, खैर ठीक है। तो ये अब हम याद रखेंगे फॉर न्यूमेरिकल एंड फ्रीक्वेंट एप्लीकेशन, कि जब भी फ्लूइड में हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में प्रेशर कम होगा, नंबर 1। नंबर 2, जो वो प्रेशर डिफरेंस होगा वो होगा रो ए एल। अब आप खुद देखो, अगर आप ए को 0 कर दो, स्पेशल केस, अगर हम यहां पे ए को 0 ले ले, तो P1 माइनस P2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, यानी P1 विल बी इक्वल टू P2, तो हॉरिजॉन्टली प्रेशर वेरी नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब मान लो कोई कंटेनर है, ध्यान देना, कोई लिक्विड का कंटेनर है, और हमने देखा था कि अगर ये वर्टिकली एक्सेलरेट कर रहा है ए से, ठीक, तो यहां पे अगर प्रेशर P1 है और यहां पे प्रेशर P2 है, तो यहां पे भी सेम चीज है, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में प्रेशर कम होगा, यानी P2 विल बी ग्रेटर देन P1, और ग्रेविटी G है, ठीक है, कंटेनर की एक्सेलरेशन ए है। तो अब यहां पे P2 माइनस P1 क्या होगा, रो G प्लस ए इनटू ये जो डिस्टेंस है H ना, यहां G की जगह क्या हो जाता है, याद है, G प्लस ए, और अगर नीचे एक्सेलरेट करेगा तो G माइनस ए हो जाएगा, ठीक। ये तो देखो यहां पे अगर फ्लूइड रुका भी हुआ है, इफ लिक्विड इज स्टैटिक, तो ए की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो P2 माइनस P1 क्या हो जाएगा, रो GH, ठीक। तो स्टैटिक फ्लूइड में वर्टिकली तो प्रेशर वेरी करेगा ही करेगा, क्लियर है ना। स्टैटिक फ्लूइड में वर्टिकली तो प्रेशर वेरी करेगा ही करेगा, और अगर एक्सेलरेटिंग फ्लूइड है, किधर एक्सेलरेशन है, हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टली भी प्रेशर वेरी करेगा। अब अगर एक हम इसका थोड़ा सा जनरलाइज केस ले ले, मान लो अपने पास कोई कंटेनर है, ठीक है, और इस पे दोनों कंपोनेंट है एक्सेलरेशन के, या ए को मान लो ए टिल्टेड था, तो हमने ए को रिजॉल्व कर लिया दो कंपोनेंट में, ऊपर आ रहा है ए वाई और इधर आ रहा है ए एक्स, ठीक। अब यहां पे मान लीजिए पॉइंट 1 है, और यहां पे पॉइंट 2 है, और यहां पॉइंट 3 है, ठीक, और ये डिस्टेंस ए है और ये डिस्टेंस बी है, ठीक है। तो अब देखो ये एक ऐसी सिचुएशन है कि लिक्विड में वर्टिकल एक्सेलरेशन भी है और हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन भी है, करेक्ट, वर्टिकल एक्सेलरेशन भी है, हॉरिजॉन्टल भी है। तो पहला पॉइंट तो एक बात पक्की है कि P1 और P3 और P1 सेम नहीं होंगे, P3 विल बी लेस देन P1, करेक्ट।
ऊपर जाने पे प्रेशर कम होगा। और अब यहां पे इस सिचुएशन में क्योंकि AX भी है तो 1 और 2 भी सेम नहीं होगा, एंड 1 विल बी ग्रेटर देन 2, इजंट इट? 1 2 से ज्यादा होगा, इधर जाने पे प्रेशर कम होगा एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में। अब देखिए अगर आपको लिखना हो P1 माइनस P3 प्रेशर की वर्टिकल इक्वेशन, वर्टिकल वेरिएशन कैसे हो रहा है, तो ऑफ कोर्स नीचे वाला ज्यादा होगा। तो अभी हमने देखा P1 माइनस P3 क्या हो जाएगा, डेंसिटी, G में A जोड़ दो, कौन सा A, AY ना, AY आप जोड़ दो ऊपर वाला, अगर AY नीचे है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, इनटू ये इनके बीच का डिस्टेंस स्मॉल a। और इसी तरह इधर क्या होगा, P1 माइनस P2 कितना हो जाएगा, डेंसिटी, इधर कितनी एक्सेलरेशन है AX, और डिस्टेंस कितना है B। ये देखो हॉरिजॉन्टल वेरिएशन में स्मॉल g का कोई रोल नहीं है, कैन यू सी? स्मॉल g का रोल कहां पे है, वर्टिकल वेरिएशन में। तो ये एक आपका जनरलाइज केस बन गया कि अगर आपके दोनों कंपोनेंट एक्सेलरेशन के प्रेजेंट है तो हॉरिजॉन्टली क्या इक्वेशन आप लिखोगे प्रेशर की, और वर्टिकल क्या इक्वेशन लिखोगे। गॉट इट? नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए जब आपका, लेट्स सी, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इन हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारा जो लिक्विड का फ्री सरफेस है उसका हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन में किस तरीके का एनालिसिस होती है। देखिए अगर आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 है, एक्स एक्सिस पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो तुम्हारा जो फ्री सरफेस होगा लिक्विड का वो फ्लैट होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, लाइक दिस। हाँ वर्टिकल वेरिएशन हो सकता है प्रेशर का, उससे मतलब नहीं है, इधर AY हो सकता है, ठीक है। तो दिस, और इसमें क्या होगा, हर एक पॉइंट का, जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होगा, यानी P1 विल बी इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3, करेक्ट। तो हॉरिजॉन्टल प्रेशर तभी वेरी कर सकता है, हॉरिजॉन्टल प्रेशर तभी वेरी कर सकता है व्हेन देयर इज सम कंपोनेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। क्लियर है? horizontal pressure will vary only if liquid has horizontal acceleration। क्लियर? वर्टिकल एक्सेलरेशन है तो वो हॉरिजॉन्टल प्रेशर को वेरी नहीं कराएगा। क्लियर है ना? अगर वर्टिकल एक्सेलरेशन है, मान लो ये पूरा कंटेनर है और ये एक्सेलरेट कर रहा है A0 से ऊपर ना, तो ये भी कैसा कंटेनर हो गया, ये कैसा लिक्विड हो गया, ये भी एक्सेलरेटिंग लिक्विड हो गया। बट माइंड इट, यहां तुम्हारा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्सेलरेशन का है वो कुछ नहीं है। तो एक चीज, तुम्हारा जो फ्री सरफेस होगा, ये जो फ्री सरफेस है ये कैसा दिखेगा अपने को, ये अपने को हॉरिजॉन्टल दिखेगा, नंबर 1। नंबर 2, किसी भी तुम सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे कितने भी पॉइंट ले लो, ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे इन सब का प्रेशर सेम होगा। तो ये पॉइंट क्लियर है ना कि भाई अगर आपको हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर का वेरिएशन चाहिए तो वो तभी होगा जब तुम्हारे कंटेनर में या लिक्विड में हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होगी। ठीक, अगर हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं है, वर्टिकल है, उससे मतलब नहीं है। वर्टिकल एक्सेलरेशन विल बी रिस्पांसिबल फॉर वर्टिकल वेरिएशन ऑफ द प्रेशर। वर्टिकल एक्सेलरेशन में तुम्हारा फ्री सरफेस फ्लैट होगा और सेम लेवल पे सबके प्रेशर सेम होंगे। चलिए अब मानते हैं कि कोई कंटेनर है और उसमें लिक्विड है और हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन हो रही है। तो आज हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले कि अगर हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन हो रही है
और सेम लेवल पे 2 पॉइंट है ना, मान लो ये आपका पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है, तो क्या लगता है बताइए किसका प्रेशर ज्यादा होगा जितना आज हमने पढ़ा है? जस्ट थिंक एन आंसर। यहाँ 2 पॉइंट से 1 और 2 और लिक्विड तुम्हारा हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कर रहा है राइट साइड, तो हमने देखा है एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में प्रेशर कम होता है, तो P1 विल बी ग्रेटर देन P2, करेक्ट। अब देखो इससे होगा क्या, इससे क्या होगा, जो आपका फ्री सरफेस है लिक्विड का वो टिल्ट हो जाएगा, स्लैंट हो जाएगा लाइक दिस। अब ये हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा, तो whenever there is some horizontal acceleration in the liquid, the free surface will get tilted। ये इस तरीके से टिल्ट हो जाएगा। क्यों? बड़ा सिंपल लॉजिक है, देखो मान लीजिए भाई ये 2 पॉइंट थे ना, ठीक, तो अभी आपने देखा कि ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है। अब आपने कहा कि भाई क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है तो 1 की एक्सेलरेशन 2 से ज्यादा होगी एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में, तो अब इसकी फ्री, अब यहां मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है, तो इसकी जो लिक्विड कॉलम है ऊपर वो यहाँ के प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो ये H1 है और ये H2, तो P1 विल बी P0 प्लस रो जी H1 एंड P2 विल बी P0 प्लस रो जी H2। हम ये मान रहे हैं कि वर्टिकल एक्सेलरेशन कुछ नहीं है, इसलिए केवल यहां G ले रहे हैं ना, इसलिए केवल यहां G ले रहे हैं। अगर वर्टिकल एक्सेलरेशन भी होगा तो G में AY भी जुड़ जाता। तो यहां बड़ी सिंपल लॉजिक है कि सिंस P1 इज ग्रेटर देन P2, ये P0 सेम है, तो ये इससे तभी ज्यादा बनेगा जब H1 विल बी ग्रेटर देन H2, करेक्ट। तो यहां से हमें एक और फिंगर टिप पॉइंट मिल रहा है कि whenever there is horizontal acceleration in the liquid, whenever there is horizontal acceleration in the liquid, when there is horizontal acceleration in liquid, free surface gets slant and dip towards डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। किधर डिप करेगा, किधर डिप करेगा? जिधर तुम्हारा लिक्विड एक्सेलरेट कर रहा है उस साइड, करेक्ट, उधर वो डिप कर जाएगा। अब चलिए मान लीजिए हमको एंगल ऑफ डिपिंग निकालना है, ठीक है, हमें क्या निकालना है, एंगल, कितना एंगल फ्री सरफेस डिप किया। अब ये अगर इधर डिप है तो पक्का ये इधर एक्सेलरेट कर रहा है ऐसे ना, तो भाई यहां क्या करो, कोई भी एक रेफरेंस लाइन ले लो और इनमें 2 पॉइंट ले लो, ये आप H1 ले लो, ये आप H2 ले लो और इनके बीच का डिस्टेंस आप L ले लो, ठीक। यहां प्रेशर P0 ले लेते हैं फ्री सरफेस पे। तो देखो हमने आज ये देखा कि हॉरिजॉन्टली अब P1 विल बी ग्रेटर देन P2 और हमने सीखा P1 माइनस P2 कितना आएगा, तो इधर एक्सेलरेशन A है तो ये हो जाएगा रो ए एल, करेक्ट। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, करेक्ट ना, P1 माइनस P2 इज रो ए एल। फिर देखिए P1 कितना होगा, P0 प्लस रो जी H1। हाँ याद है ना, हम अभी ए वाई को 0 ले रहे हैं, नहीं तो वो भी इसमें जुड़ जाता जी के साथ। P2 कितना होगा, P0 प्लस रो जी H2। तो यहां से आप देखोगे P1 माइनस P2 आएगा रो जी H1 माइनस H2। तो तुमने देखो दोनों वेरिएशन की इक्वेशन लगा दी, हॉरिजॉन्टल वेरिएशन की भी रो ए एल, वर्टिकल वेरिएशन की भी। अब आप दोनों इक्वेशन में देखो LHS सेम है, तो फ्रॉम 1 and 2 what you will get, रो ए एल इज रो जी H1 माइनस H2। अब यहां से आपका रो हो गया कैंसिल, तो A बाई जी की वैल्यू आ गई H1 माइनस H2 डिवाइडेड बाई L, ठीक है। अब यहां पे आप देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, देख रहे हो आप, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये H1 है ये H2 है, तो ये हाइट कितनी आएगी, तो कहना इसे ये हाइट आएगी H1 माइनस H2 और ये आ रहा है L और ये थीटा, तो tan थीटा आ गया H1 माइनस H2 बाई L।
तो यहां से आपकी इक्वेशन आ गई A/G इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक, तो ये हमारा डेरिवेशन हो गया कि जब भी अब आप कहीं पे भी बैठे हो, मान लो आप ट्रेन में बैठे हो, फ्लाइट में बैठे हो और सामने ग्लास रखी है, ठीक, और ग्लास का जो पानी है उसके अंदर वो टिल्ट हो गया सरफेस ऐसे। तो पहली चीज तो आप तुरंत समझ जाओ कि जिधर ये टिल्ट हुआ इस समय आपका जो भी फ्रेम है, जैसे ट्रेन हो गया, कार हो गया, वो एक्सेलरेट कर रहा है इधर ए से, पहला पॉइंट। ठीक, दूसरा पॉइंट आप ये बता सकते हो कितना एंगल टिल्ट होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो tan थीटा होगा A/G। ये ठीक, तो ये हमारा अगला FTP हो गया जो हम याद रखेंगे। हमेशा याद रखना टिल्टिंग किधर होगी, टिल्टिंग उधर होगी जिधर एक्सेलरेशन हो रही है। ठीक, अब यहां से देखो आप अपने को कन्विंस कर सकते हो कि अगर A 0 हो जाए, स्पेशल केस, अगर फ्लूइड में, लिक्विड में हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन खत्म हो जाए, मैं वर्टिकल की बात नहीं कर रहा हूं, तो थीटा 0 हो जाएगा। यानी आपका सरफेस हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, होना भी चाहिए, ये पहले ही हमने देखा था, राइट। तो ये इक्वेशन खुद बता रही है कि अगर ये, जैसे तुम्हारी कार अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने लगेगी तो पानी एकदम फ्लैट सरफेस पे दिखेगा। ठीक, तो ये हमारा आर्टिकल हो गया कि अगर कोई भी कंटेनर में लिक्विड है और कंटेनर में हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है, तो हमने देखा कि सेम लेवल पे, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर वेरी करेगा, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में कम होगा। जो प्रेशर डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, रो ए एल। जो tan थीटा आएगा वो क्या होगा, A/G। ठीक है, now let's see the concept when the liquid is in rotating tube and your rotating tube is horizontal। ठीक, तो मान लो ये आपकी एक्सिस है और एक ये ट्यूब है और ये जो है ओमेगा से रोटेट कर रही है और इस पर लिक्विड भरा हुआ है। तो देखो हम लोगों ने सर्कुलर मोशन में पढ़ा था कि अगर ये एक्सिस है और एक कोई पार्टिकल ओमेगा से रोटेट कर रहा है, डिस्टेंस r है, तो इस पे एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होती है ओमेगा स्क्वायर r, करेक्ट। तो यहां a r पे डिपेंड कर रहा है, तो हर पॉइंट का a अलग होगा। ठीक, देखो कंटेनर वाली जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डेरिवेशन की थी, उसमें अगर ये a था तो हमने ये पॉइंट 1 लिया, ये 2 लिया, ये l लिया ना, ये 1 लिया, ये 2 लिया, ये लेंथ ली, तो हमने कहा P1 P2 से ज्यादा होगा और P1 माइनस P2 कितना होगा, रो ए एल। यहां पे क्या था, a इंटीग्रेशन में बाहर आ गया था क्योंकि यहां पे 1 और 2 के बीच में हर पॉइंट पे a सेम होगा, बट यहां जब आप इस ट्यूब पे चलोगे तो a सेम नहीं होगा। तो हम यहां पे पहले एक एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक, वैसे ही फिर से हम पूरा डिराइव करेंगे। तो ये मैंने एक एलिमेंट ले लिया, ठीक है, और यहां से मैंने x रन कराया और ये ले लिया dx और एक्सेलरेशन इधर है a। ठीक, a इधर है ना, क्योंकि ये इसका मास ले लेता हूं मैं dm और एरिया ले लेता हूं a। अब तुमने देखो x इधर लिया है, समझना, तुमने x इधर लिया है, तो जिधर तुम जा रहे हो उधर मान लो प्रेशर बढ़ रहा है। लेट प्रेशर, याद है पहले भी हमने यही किया था, इंक्रीजेस इन डायरेक्शन ऑफ x। तो इधर का प्रेशर ले लेते हैं P और इधर का ले लेते हैं P प्लस dP। ठीक, अब आप इसका FBD बना लो, किसका, dm का, इसका रेडियस हो गया x। तो जो इधर वाला प्रेशर है ये इधर फोर्स लगाएगा PA, इधर वाला प्रेशर राइट साइड वाला लेफ्ट साइड फोर्स लगाएगा P प्लस DPA। अब सवाल है अगेन, आप कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हो। अगर आप ग्राउंड से देख रहे हो तो आप कहोगे इस पे नेट एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन।
और अगर आप कंटेनर का फ्रेम ले लो तब तो ये तुम्हें रेस्ट पे दिखेगा, बट कंटेनर का फ्रेम कैसा फ्रेम होगा? नॉन इनर्शियल, क्योंकि ये रोटेशनल मोशन में है। ठीक, तो तुम्हें डीएम दिखेगा रेस्ट पे, बट तुमको एक सीडो फोर्स बनानी होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो इधर बनेगी बाहर की तरफ ना। तो मैं मान लो कंटेनर का फ्रेम ले रहा हूं, तो आप ये कहो कि ये डीएम हो गया और ये इसकी एक्सेलरेशन ही हो गई। अब आप कहोगे कि भाई ये रेस्ट पे है तो नेट फोर्स इस पे 0 आएगी। तो यहां पे क्या हो गया देखो, पी ए प्लस डी पी ए इस डी एम स्मॉल ए प्लस पी ए कैंसिल आउट हो गया, तो डीपी क्या आ गया? माइनस डी एम स्मॉल ए बाई ए। और डीएम क्या लिखते हैं याद है? सॉरी यार, माइनस नहीं आ रहा है, ये प्लस ही आएगा ना, ये तो प्लस आ रहा है। और डीएम को क्या लिखते हैं? रो डीवी ए डीएक्स ए बाई ए कैंसिल आउट हो गया, तो डीपी की वैल्यू क्या आ गई? रो ए डीएक्स, रो ए डीएक्स। देखो यहां ये प्लस आ रहा है लेकिन कंसेप्ट वही है, क्योंकि देखो यहां पे क्या है, अगर आप लास्ट वाला डेरिवेशन देखो तो उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने ए इधर था और हमने स्लाइस ये ली थी और एक्स इधर रन कराया था ए के डायरेक्शन में, किधर? ए के डायरेक्शन में, और जिधर एक्स रन कराया था वहां माना था डीपी बढ़ रहा है, तो डीपी नेगेटिव आया था, याद है कंटेनर की प्रॉब्लम में। तो देखो वहां पे भी तुमने डीपी उधर ही पॉजिटिव लिया था जिधर एक्स रन कराया था, और डेरिवेशन के बाद डीपी नेगेटिव आया था। डीपी नेगेटिव आने का मतलब हुआ इधर चलने पे प्रेशर कम हो रहा है, और इधर क्या हो रही है? एक्सेलरेशन। तो हमने क्या कंक्लूजन किया था कि एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में प्रेशर कम होता है। अब यहां पे देखिए क्या हुआ है, यहां भी आपने जो मॉडल लिया है कैलकुलस का, जिधर तुमने एक्स रन कराया है उधर तुमने माना है कि प्रेशर का चेंज कितना हुआ है? डीपी, और डीपी आ रहा है पॉजिटिव, तो इसका मतलब हुआ इधर जाने पे प्रेशर बढ़ रहा है, या सुनो। और अब आप देखो, बट इस सिचुएशन में एक्सेलरेशन उल्टा है, जिधर तुमने एक्स रन कराया है उसके उल्टा है, तो स्टिल कैन वी से कि अगर डीपी पॉजिटिव आया है तो एक्स के डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ रहा है, यानी एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन से उल्टा जा रहे हो तो प्रेशर बढ़ रहा है, तो कैन वी से एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में प्रेशर कम होगा, यस और नो? कैन वी से प्रेशर decreases in the direction of acceleration, जो कंटेनर वाले केस में था वही तो यहां पे भी हो रहा है ना। नो से वन थिंग, यहां पे देखो आपकी डीपी की साइन आ रही है पॉजिटिव, यहां पे आपकी डीपी की साइन आ रही है नेगेटिव, और दोनों ही केसेस में हमने ये कंक्लूड किया कि एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में प्रेशर कम होता है हॉरिजॉन्टल वेरिएशन में। तो मान लो कोई स्टूडेंट में ये कंफ्यूजन आता है, वो कहता है सर उस केस में, कंटेनर के केस में तो डीपी नेगेटिव आया था, इस वाले केस में डीपी पॉजिटिव आ रहा है, बट दोनों ही केसेस में हम कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में प्रेशर कम हो रहा है। तो मेरे ख्याल से अब ये क्लियर हो गया होगा। देखो हमने डीपी किधर लिया है? एक्स के डायरेक्शन में, ठीक। अब यहां पे क्या था, तुमने एक्स के डायरेक्शन में डीपी लिया, और ए भी किधर था? एक्स के डायरेक्शन में, तो डीपी आया नेगेटिव, तो मतलब तुम राइट साइड जा रहे हो तो डीपी कम हो रहा है, यानी ए के डायरेक्शन में तुम्हारा प्रेशर कम हो रहा है, ठीक। यहां क्या हुआ, ट्यूब के केस में तुमने अगेन डीपी किधर लिया है? एक्स के डायरेक्शन में। तुमने माना, ऐसा मॉडल लिया कि भाई चलो मानते हैं जब हम एक्स एक्सिस पे आगे बढ़ रहे हैं तो प्रेशर जो हमें चेंज मिला वो डीपी मिला। अब यहां पे डीपी आ रहा है पॉजिटिव, इसका मतलब राइट साइड जाने पे प्रेशर बढ़ रहा है। अब अगर राइट साइड जाने पे प्रेशर बढ़ रहा है तो लेफ्ट साइड आने पे कम होगा। अब एक्सेलरेशन यहां किधर है? लेफ्ट साइड, तो वही कंक्लूजन यहां पे भी आ रहा है कि प्रेशर डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। गॉट इट? तो अब एक चीज तो ये यहां पे श्योर हो गई कि अगर कोई ट्यूब रोटेट कर रही है ना, कोई ट्यूब रोटेट कर रही है तो तुम जैसे जैसे, क्योंकि इसकी एक्सेलरेशन इधर होगी, तो एज यू आर मूविंग अवे फ्रॉम द एक्सिस, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में प्रेशर कम होगा, ठीक। तो ऑन मूविंग अवे फ्रॉम एक्सिस, ठीक, प्रेशर
इंक्रीजेस, यानी P2 विल बी ग्रेटर देन P1। क्लियर? अब यहां पे मान लो मेरे को डिराइव करना है फॉर्मूला, ठीक, कि दो पॉइंट के बीच में प्रेशर का डिफरेंस क्या होगा। चलो ये लेंथ में ले लेता हूं L, ठीक, ये पॉइंट 1 ले लेता हूं, ये पॉइंट में 2 ले लेता हूं। आपने देखा अगर आपने एक स्लाइस ली है और ये x है और ये dx है, तो इसके अक्रॉस dp कितना आया, रो a dx। इधर जाने पे ऑफ कोर्स हम x के डायरेक्शन में जाएंगे, तो ये छोटा सा प्रेशर का चेंज आएगा। डेल्टा p क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ dp, यानी इंटीग्रल ऑफ रो a dx। अब a क्या होगा, देखो रो तो बाहर आ गया। अब टेल मी वन थिंग, क्या a बाहर आएगा? व्हाट यू थिंक? कंटेनर वाली प्रॉब्लम में a बाहर आ गया था, क्योंकि जब तुम कंटेनर पे हॉरिजॉन्टली चल रहे थे तो हर पॉइंट की एक्सेलरेशन सेम थी, बट इस जब ट्यूब पे चलोगे तो हर पॉइंट की एक्सेलरेशन सेम नहीं होगी। a होगी ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रेडियस x, तो a डिपेंड्स ऑन x, तो a बाहर नहीं आएगा, तो हम a को लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर dx। ठीक, अब ये मैं 1 से 2 जा रहा हूं, तो 1 का x 0, 2 का x क्या है L, ठीक, और इसको डेल्टा p क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। अब ओमेगा बाहर आ जाएगा, क्योंकि याद है रोटेशन में हर पॉइंट का ओमेगा सेम होता है। अब ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स लगा दीजिए 0 से L, तो P2 माइनस P1 क्या आ गया, रो ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाई 2। ये आपका फॉर्मूला डेवलप हो गया। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला डेवलप हो गया कि कोई भी अगर रोटेटिंग लिक्विड होगा तो दो पॉइंट के बीच का जो प्रेशर डिफरेंस होगा वो हो जाएगा रो ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाई 2। ठीक, तो इसको अब हम याद रखेंगे कि अगर ये एक्सिस है और ये पॉइंट 1 है और ये 2 है और ये लेंथ L है और ये ओमेगा है, तो ऑफ कोर्स 1 का प्रेशर 2 से कम होगा, ये तो समझ गया। और P2 माइनस P1, जिसको तुम डेल्टा P भी लिख सकते हो, ये होगा रो ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाई 2। ठीक, ये अगला आपका फिंगर टिप पॉइंट हो गया। ठीक, नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट। देखो अब हमें ये प्रूफ करना है अगला प्रॉब्लम कि अगर कोई एक लिक्विड है, प्रूफ दैट व्हेन अ लिक्विड इज इन rotating container, its free surface will be parabolic। ठीक, तो हमें यह प्रूव करना है कि अगर कोई लिक्विड है वो रोटेटिंग स्टेट में है, तो जो उसका फ्री सरफेस होगा वो पैराबोलिक होगा। तो मान लो ये कंटेनर है और ये अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ठीक है, लाइक दिस, ओमेगा से। तो आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो फ्री सरफेस आएगा ये पैराबोला का फॉर्म लेगा। वी नो द बेसिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अगर आप ये वाई एक्सिस ले रहे हो ना, अगर आप ये y ले लो एक्सेस और यहां ओरिजिन ले लो और ये x ले लो, तो सेकेंड डिग्री इक्वेशन अगर आप प्रूव कर दो कि y कोऑर्डिनेट x का फंक्शन आ रहा है सेकेंड डिग्री, तो इट विल बी प्रूवन दैट अ रोटेटिंग लिक्विड इन द कंटेनर विल अज्यूम अ पैराबोलिक शेप। ठीक, तो चलो भाई ये पॉइंट हो गया O, इसको ले लेते हैं से M और एक पॉइंट यहां ले लेते हैं N। O के लेवल पे हमने एक पॉइंट ले लिया N। ठीक, अब देखिए यहां से ये जो डिस्टेंस होगा m का, ये इसका x कोऑर्डिनेट देगा और यहां से ये जो डिस्टेंस होगा ये इसका y कोऑर्डिनेट देगा। करेक्ट, O और m सरफेस पे है, ठीक, तो जो प्रेशर होगा O पे वही प्रेशर होगा m पे, एंड इट विल बी व्हाट, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इजंट इट? ये आपका क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब देखिए n पे क्या प्रेशर होगा, तो अगर m और n को देखो तो इनके बीच की जो
हाइट है वो y है, तो ऑफ कोर्स n का प्रेशर m से ज्यादा होगा, और वर्टिकल तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं g के अलावा, तो Pn विल बी व्हाट, Pm प्लस रो gy, इजंट इट? यही होगा ना? ये वर्टिकल प्रेशर इक्वेशन हमने लगा दी, लोअर प्रेशर इज हायर प्लस रो जी एच। अब जरा हॉरिजॉन्टल वेरिएशन देखिए, तो ये O है, ये N है, इनके बीच का डिस्टेंस x है, और ये रोटेशनल मोशन में है, तो एक्सेलरेशन इधर है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में प्रेशर कम होता है, तो Pn विल बी ग्रेटर देन Po, और Pn माइनस Po कितना होगा? तो आज हमने देखा ये होगा रो ओमेगा स्क्वायर, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 2 ना, तो वी कैन राइट Pn इज इक्वल टू व्हाट, Po प्लस रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, करेक्ट? लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। अब अगर आप इक्वेशन 2 और 3 देखो तो दोनों का LHS सेम है, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, सो वी कैन राइट दोनों का RHS आप सेम कर दो, Pm प्लस रो GY इज इक्वल टू PO प्लस रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2। अब Pm और PO भाई दोनों सरफेस पॉइंट है, तो उनका प्रेशर तो P नॉट है, तो P नॉट प्लस रो GY इज इक्वल टू P नॉट प्लस रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2। अब देखिए P नॉट कैंसिल आउट हो गया, रो कैंसिल आउट हो गया, तो Y की इक्वेशन क्या आ गई, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g, सी, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। तो आपने प्रूव कर दिया कि जो लिक्विड का सरफेस है वो किस फॉर्म में हो जाएगा, पैराबोलिक फॉर्म में, ठीक है? ऊपर कॉन्केव रहेगा, ऑफ कोर्स ये इधर कम होगा क्योंकि इधर एक्सेलरेशन कम है, तो इधर प्रेशर कम हो रहा है, तो कॉन्केव अपवर्ड्स, गॉट इट? तो ये आपकी पैराबोलिक इक्वेशन बन गई, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g। अब इसको भी आप चाहो तो याद रख सकते हो एज FTP कि कोई कंटेनर है, यहां आपने एक्स एक्सिस ले ली, ये वाई एक्सिस ले ली, और ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो कोई भी अगर पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x, y है लिक्विड पे, तो इट विल बी पैराबोलिक शेप, और y कितना आया, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g, करेक्ट? चलिए आगे देखते हैं। ना से अगर मान लो एक पाइप है, वो पार्शियली फिल्ड है लिक्विड से, ठीक है? लिक्विड से ये पार्शियली फिल्ड है, और अभी ये रोटेट नहीं कर रहा है, ठीक है? तो तुम्हारा जो फ्री सरफेस होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू 0। अब अगर यही लिक्विड रोटेट करने लगे ओमेगा से, तो ये कैसा फॉर्म ले लेगा, इट विल टेक अ पैराबोलिक फॉर्म, समथिंग लाइक दिस ना। अभी हमने देखा फ्री सरफेस विल टेक द पैराबोलिक फॉर्म। तो क्या लगता है इस दोनों सिस्टम में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलेगा? रोटेशन में हमें कई ऐसी प्रॉब्लम मिलती है जहां कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाते हैं, तो यहां देखो मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ, दूर चला गया ज्यादा, देख रहे हो यहां मास का डिस्ट्रीब्यूशन दूर चला गया। तो अगर यहां का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है और यहां का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, तो श्योरली यू कैन से I2 विल बी ग्रेटर देन I1 ना, क्योंकि यहां तो भाई इसके कंपैरिजन में जो यहां मासेस थे वो दूर आ गए, तो अगर एक्सिस से मास दूर आ गए तो इट विल इंक्रीज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। क्लियर है? तो रोटेशन में कई प्रॉब्लम है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम लगाते हैं कि पाइप में लिक्विड है और जब वो रोटेट करने लगा तो हमेशा याद रखना I बढ़ जाएगा, ठीक है? तो ये आज का लेक्चर था जिसमें मेनली हमने फोकस किया कि हॉरिजॉन्टल प्रेशर वेरिएशन कब होता है, जब आपके लिक्विड में कोई हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होती है। गॉट इट?